मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम चर्चा करने चल रहे हैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। आपको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध जो धरती पर लड़ा जाने वाला पहला महायुद्ध था, जिसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया, और इस विश्व युद्ध का जो समय था वो 28 जुलाई 1914 को चालू हुआ और खत्म कब हुआ? 11 नवंबर 1918। तो इस तरह ये इतना लंबा युद्ध चला। इस युद्ध के बाद जो केंद्रीय शक्तियां थी उनकी पराजय हुई और मित्र देशों की विजय हुई। तो मित्र देशों और केंद्रीय शक्तियों के बीच पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां विजयी शक्तियों और पराजित शक्तियों के बीच शांति के मसौदे पर चर्चा हुई और पराजित देशों के साथ फिर अलग अलग संधियां की गई। तो पेरिस शांति सम्मेलन क्या था? इस शांति सम्मेलन में कौन कौन से लोग भाग ले रहे थे? कौन ऐसी पोजीशन में थे जो निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में संपूर्ण विवरण आज इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अब आइए हम नजर डालते हैं कि विश्व युद्ध कब से कब तक चला। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918। इस तरह यह युद्ध 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन तक चला। 4 वर्ष 3 माह और 11 दिन ये युद्ध की अवधि थी। अब जब 11 नवंबर 1918 को जर्मन सेनाओं के प्रतिनिधियों ने मेजर फोच के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद युद्ध रुक गया। लेकिन अभी दोनों गुटों के बीच संधियों का समय था, सारी बातों को निश्चय करना था, युद्ध किन शर्तों के आधार पर रोका जाएगा और जो केंद्रीय शक्तियां हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। इसके लिए पेरिस में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको कहते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ कब? 1919 जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओके, पेरिस शांति सम्मेलन में ये सारी बातें निश्चय होनी थी कि इन पराजित देशों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो अगर कोई पूछे कि पेरिस शांति सम्मेलन किन उद्देश्यों के लिए किया गया था, तो पहला, जो युद्ध में पराजित देश थे उनके साथ प्रतिशोधात्मक न्याय के लिए, पराजित देशों के प्रति प्रतिशोधात्मक न्याय, अर्थात उनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, विजयी देशों द्वारा पराजित देशों के साथ क्या व्यवहार हो। नंबर 2, शांति स्थापना। जो दो गुट थे जिनमें विश्व युद्ध चल रहा था, उन दोनों गुटों में अब शांति की स्थापना हो जाए। नंबर 3, पराजित देशों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी। क्षतिपूर्ति हेतु जो विजयी देश हैं उन विजयी देशों को पराजित देश क्षतिपूर्ति दे। जो युद्ध में नुकसान हुआ है, 40,000 मिलियन पाउंड का जो नुकसान हुआ था, उसकी क्षतिपूर्ति पराजित देश करे। नंबर 4, राष्ट्रीयता के आधार पर ऐसे राज्यों का निर्माण करना हो। राष्ट्रीयता के आधार पर
राष्ट्रों का, राष्ट्र की सीमाओं का अंकन। राष्ट्रीयता के आधार पर यूरोप में नए राष्ट्रों का निर्माण करना और विश्व में स्थायी रूप से शांति स्थापित हो सके, इसके लिए प्रयास करना। पांचवा उद्देश्य था विश्व में पुनः अशांति ना हो, स्थायी शांति, इसकी व्यवस्था करना। फिर से विश्व युद्ध जैसी विभीषिका का सामना मानवता को ना करना पड़े, इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, जो आगे चल करके मैं बतलाऊंगा कि किस तरह एक ऐसी संस्था स्थापित की गई जिसने कि विश्व में शांति स्थापना के लिए प्रयास किया। इस उद्देश्य के लिए ऐसी संस्था बनाई गई, राष्ट्र संघ जैसी संस्था, तो विश्व में स्थायी शांति स्थापित हो जाए। इन 5 उद्देश्यों के लिए पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। मेजर फोच फ्रांसीसी थे और मित्र देशों के सैनिक कमांडर थे। फ्रांस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था और इसलिए यह शांति सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन जनवरी 1919 में, इस सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति पोइनकॉर द्वारा की गई। पोइनकॉर ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति थे। इन्होंने 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जो उपस्थित लोग हैं इस सम्मेलन में, उनके हाथों में संसार का भविष्य निश्चित है। वो जो व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं, उस व्यवस्था से आने वाले समय में संसार का भविष्य निश्चित होगा। अब पेरिस शांति सम्मेलन में जो विजयी देश थे वो शामिल थे। पराजित देशों को बुलाया नहीं गया था। पराजित देश कौन थे? केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, टर्की, इनको आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन और दूसरे देशों को इस शांति सम्मेलन हेतु बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। ऐसे 32 देश इस शांति सम्मेलन में भाग ले रहे थे। 32 कंट्रीज इसमें भाग ले रहे थे। मुख्य भूमिका में कुछ ऐसे बड़े 5 लोग थे जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। शेष 11 देशों के तो प्रधानमंत्री इसमें भाग ले रहे थे, 12 देशों के विदेश मंत्री भाग ले रहे थे। तो 11 प्रधानमंत्री, 12 विदेश मंत्री, 12 देशों के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे। 32 देशों से ये लोग आए हुए थे और इस तरह 70 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में थे। कुल 70 प्रतिनिधि। इन 70 प्रतिनिधियों में से 5 ऐसे लोग थे जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन? यूएसए के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ये यूएसए के थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, ब्रिटेन के थे। और फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो जो इसके अध्यक्ष थे। क्लेमेंसो फ्रांस, ओके। और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, जापान के प्रधानमंत्री थे मार्किंस सेयोजी किनमोची, मार्किंस सेओंजी किनमोची।
इनका पूरा नाम था। तो नंबर 1 वुड्रो विल्सन, नंबर 2 लॉयड जॉर्ज, नंबर 3 क्लेमेंसो, नंबर 4 इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो और जापान के माकिन सेयोजी किनमोची। ये 5 लोग मुख्य थे। ओके, इन 70 प्रतिनिधियों में से ये 5 लोग मुख्य भूमिका में थे जो सम्मेलन की दिशा और दशा को निर्धारित करते। तो इन 5 लोगों ने 2-2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया और इसको सम्मेलन की 10 बड़ों की परिषद, 10 बड़ों की परिषद के नाम से जाना गया, काउंसिल ऑफ 10 सीनियर मेंबर्स। तो काउंसिल ऑफ 10 सीनियर मेंबर्स में से कौन कौन थे? इन 5 के द्वारा 2-2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था जो सम्मेलन की शर्तों को निर्धारित करने में अपनी भूमिका अदा करते। ओके, आगे चल करके जो जापान था, जापान को अलग कर दिया गया। 4 बड़ों की परिषद जो यूएसए था, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इन 4 बड़ों की परिषद बनाई गई। पहले 10 बड़ों की परिषद, फिर 4 बड़ों की परिषद। ऐसे सीनियर मेंबर जिनका युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, बड़ा योगदान था, इन 4 देशों के प्रतिनिधियों वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, क्लेमेंसो, ऑरलैंडो, इनको लेकर के एक परिषद बनाई गई जो सम्मेलन के शर्तों को निर्धारित करने में भूमिका अदा कर रहे थे। ओके, वुड्रो विल्सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के दौरान ही शांति के लिए 14 सूत्र दिए थे, जिसको कहते हैं वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र। ऐसे 14 प्रिंसिपल्स। इन 14 सूत्रों में वुड्रो विल्सन ने वो बात कही थी जिसके आधार पर विश्व में शांति स्थापना का जो क्रम था वो आगे बढ़ा और इन्हीं सूत्रों के आधार पर जर्मनी आत्मसमर्पण के लिए तैयार भी हुआ। वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो बहुत आदर्शवादी थे, न्यायप्रिय थे और वो चाहते थे कि विश्व में शांति स्थापित हो, जो पराजित देश हैं उनके साथ भी न्याय हो, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके साथ किसी प्रकार का अहित न होने पाए। तो यह एक बड़ी उदार मानसिकता के व्यक्ति थे। तो जो 14 सूत्र उन्होंने सुझाए थे उनके आधार पर आत्मसमर्पण तो हो गया, लेकिन जब पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया तो वुड्रो विल्सन चाहते थे कि उन 14 सूत्रों के प्रकाश में ही जो आने वाले समय की शर्तें हैं उनको निर्धारित किया जाए। क्योंकि 14 सूत्र जो वुड्रो विल्सन ने दिए थे उन 14 सूत्रों को ही मुख्य आधार माना जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिए, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंसो, जो पेरिस शांति सम्मेलन को होस्ट कर रहे थे, अध्यक्ष थे, उनकी भावना जर्मनी से प्रतिशोध लेने की थी। उनका रवैया बड़ा प्रतिशोधात्मक था और कहीं ना कहीं लॉयड जॉर्ज भी उसको समर्थन करते थे। यद्यपि लॉयड जॉर्ज उतने कट्टर नहीं थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लेकिन क्लेमेंसो से वो अलग भी नहीं थे। तो सम्मेलन में जो ये 4 बड़ों की परिषद थी, इसमें लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंसो एक तरफ थे, वुड्रो विल्सन एक तरफ हो गए और ऑरलैंडो भी अलग थलग हो गए। वुड्रो विल्सन चाहते थे कि शांति के सम्मेलन की जो शर्तें रखी जाए वो उन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर हों, जो न्याय को ध्यान में रख के बनाई जाए, जो आदर्श को ध्यान में रख करके बनाई जाए, जबकि ये लोग प्रतिशोधात्मक रवैया अपनाना चाहते थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बुल्गारिया, टर्की, इनसे प्रतिशोध लेना चाहते थे। क्लेमेंसो विशेषकर जर्मनी से बेहद चिढ़े हुए थे। ऐसी स्थिति में अब इनके आपस में ही खिंचाव हो गया और इसी तरह ऑरलैंडो जो इटली के प्रधानमंत्री थे उनमें भी और क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज में गतिरोध उत्पन्न हो गया। क्या है? फ्यूम बंदरगाह है। फ्यूम बंदरगाह इस प्रश्न को लेकर के इटली इसको अपने अधीन चाहता था, लेकिन फ्यूम बंदरगाह के प्रश्न को लेकर के इटली और क्लेमेंसो के बीच में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ,
इसकी वजह से ऑरलैंडो ने पेरिस शांति सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया। और यही नहीं, इस पेरिस शांति सम्मेलन में क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज ने जब अपनी शक्ति का ज़्यादा प्रदर्शन करना चालू किया या ऑरलैंडो को उपेक्षित करना चालू कर दिया, तो इन लोगों ने धमकी दी कि वो काउंसिल से बाहर ही हो जाएंगे। और इसमें जापानी प्रधानमंत्री सेयोजी ऑरलैंडो ने खुलेआम धमकी दे दी कि हम लोग इस परिषद से बाहर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वुडरो विल्सन के जो 14 सूत्री प्रस्ताव थे, उन 14 सूत्री प्रस्तावों को कुछ को तो माना गया, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंसो ने ही संधि की शर्तों को निर्धारित किया। ये बात समझ में आ गई। अब अगर कहा जाए तो पेरिस शांति सम्मेलन में सबसे ज़्यादा निर्णयों को प्रभावित करने वाले थे तो क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज। तो मित्रों, अब देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में शुरू में 10 बड़ों की परिषद बनी गई थी। फिर उसके बाद वो परिषद 4 बड़ों की परिषद हो गई। उसके बाद जब ऑरलैंडो ने फ्यूम बंदरगाह के प्रश्न पर अपने आप को विड्रा कर लिया तो परिषद हो गई 3 बड़ों की। अब वो परिषद 3 बड़े नेताओं की परिषद बन गई, जिसमें लॉयड जॉर्ज ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंसो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन 3 लोगों के द्वारा निर्णय लिए गए। मैंने पहले बताया कि वुडरो विल्सन बहुत ही आदर्श और नैतिकता की बात करने वाले थे। वो चाहते थे कि जो पराजित देश हैं उनके साथ कोई ऐसी अपमानजनक शर्त न रखी जाए। उन्होंने कहा था कि संधि की शर्तों को निर्धारित करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन देशों के ऊपर ये शर्तें लागू की जाएंगी वो इस शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। मतलब पराजित देशों की इच्छाओं का भी वो ध्यान रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि इन शर्तों का असर सीधे उन देशों पर पड़ने वाला है। तो इसलिए हमें संधि की शर्तों को निर्धारित करने से पहले इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल जो संधि की शर्तें निश्चित हुई, उन संधि की शर्तों में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज की। अब पेरिस शांति सम्मेलन में क्या गतिरोध उत्पन्न हुए? पहला तो गतिरोध इन 5 लोगों में ही आपस में ही गतिरोध रहा, जिसकी वजह से वो 5 सदस्यीय जो टीम थी, जो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थी, धीरे धीरे घटते घटते वो 3 लोगों की परिषद बन गई। दूसरा, क्लेमेंसो और लॉयड जॉर्ज ये प्रतिशोधात्मक रवैया अपना रहे थे, जबकि वुडरो विल्सन का कहना था कि विश्व युद्ध से पूर्व जो व्यवस्था दी गई थी कि हम लोग देशों की स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करेंगे, और इस प्रश्न पर संसार के कई देशों का सहयोग, कई देशों का पक्ष भी इन मित्र देशों को मिला था। अब ये लोग उन बातों को भूल चुके थे। जो विजयी देश थे, इन्होंने युद्ध के दौरान जो स्वतंत्रता समानता की बात की थी, उन बातों को ये भूल चुके थे। पेरिस शांति सम्मेलन में एक अड़चन ये भी आ रही थी। तीसरी अड़चन पेरिस शांति सम्मेलन में थी कि जो मध्य और पूर्वी यूरोप है, वहाँ पर खाद्यान्न का संकट उपस्थित हो गया था। जो विजयी देश थे, वहाँ के समाचार पत्र निरंतर निरंकुश होकर के ऐसी खबरें छाप रहे थे। जो विजयी जनमत था वो बड़ा उत्तेजित था, उसको नियंत्रित करना एक समस्या थी। जो जीते हुए देश थे वो चाहते थे कि वो नए राष्ट्रों का निर्माण करें, नए सीमाओं का निर्माण करें। तो उत्तेजित जनमानस को शांत रखना भी पेरिस शांति सम्मेलन का एक बड़ा प्रश्न था और बड़ा चुनौती भरा ये प्रयास था कि उसको कैसे वो नियंत्रित करें। यही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने जापान, रोमानिया, इस तरह के देशों के साथ इन्होंने कुछ गुप्त संधियां कर रखी थी, और उन गुप्त संधियों की पूर्ति के लिए भी ये लोग प्रयास कर रहे थे। जो समझौते थे, वुडरो विल्सन चाहते थे कि खुलेआम किए जाएं, सम्मेलन में सबके सामने किए जाएं, जबकि लॉयड जॉर्ज और क्लेमेंसो संधि की शर्तों को गुप्त रूप से करना चाहते थे। तो ये ऐसी चीजें थी जो पेरिस शांति सम्मेलन में आड़े आ रही थी। इस बात को समझ गए? पॉइंट फिर से देख लेंगे एक बार। पेरिस शांति सम्मेलन में क्या समस्याएं थी कि जो बड़ों की परिषद थी उनमें आपस में ही समन्वय का न होना। दूसरा, उनका जो रवैया था वो बहुत प्रतिशोधात्मक रवैया था,
जो एक आदर्शवादी और नैतिकतापूर्ण रवैया नहीं था। इनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। ये देश अधिक से अधिक थे, जो पराजित देश थे उन पराजित देशों की सीमाओं को अतिक्रमण करके उन पर अधिकार करना चाहते थे, उनके उपनिवेशों को छीनना चाहते थे। एक बड़ी महत्वाकांक्षा इनके अंदर थी। इसके अतिरिक्त जो पराजित देश थे उन पराजित देशों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं था, खास करके मध्य और पूर्वी यूरोप में जहां खाद्यान्न की समस्या थी, जहां उत्तेजित जनमत था उसको नियंत्रित करने की समस्या थी। ये सारे निर्णयों को पेरिस शांति सम्मेलन में इस तरह से सुलझाना था जिस पर कि एक कॉमन कंसेंसस बन सके, एक राय बन सके, और यह एक बड़ा चुनौती भरा कदम था। बहरहाल इन चुनौतियों के बीच पेरिस शांति सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए और उन निर्णयों के आधार पर जो पराजित देश थे, कौन कौन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की और बुल्गारिया, ये 5 देश, इन 5 देशों के साथ अलग अलग शांति संधि समझौते किए गए, अलग अलग संधियां की गई। सबसे प्रमुख संधि है वारसाई की संधि, जिसको मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। तो ये 5 देश थे, उन 5 देशों के साथ महत्वपूर्ण संधियां हुई। उनमें महत्वपूर्ण संधियों में से कौन कौन संधियां थी, आइए इसको देखते हैं। तो जो पराजित देश थे उन पराजित देशों के साथ जो अलग अलग संधियां की गई, ऐसे 5 पराजित देशों के साथ 5 संधियां की गई, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख थी वारसाई की संधि जो जर्मनी के साथ हुई। तो यह संधि हुई कब? जर्मनी के साथ होने वाली संधि हुई, जिसको हम वारसाई की संधि के नाम से जानते हैं। जून 1919। ओके। दूसरी संधि बुल्गारिया के साथ संधि होने वाली थी, न्यूइली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई। तीसरी संधि की गई ऑस्ट्रिया के साथ, इसे कहते हैं सेंट जर्मेन की संधि, जो 10 दिसंबर 1919 को हुई। चौथा देश था हंगरी, और हंगरी के साथ संधि हुई ट्रियानो की संधि, और ये हुई 4 जून 1920। सबसे अंत में टर्की के साथ संधि की गई, सेब्रे की संधि, और ये संधि हुई ऑन 10 अगस्त 1920। इस तरह इन 5 देशों के साथ अलग अलग संधियां की गई, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण संधि थी ये वारसाई की संधि जो जर्मनी के साथ हुई। तो इस प्रकार इन 5 देशों के साथ अलग अलग संधियां की गई, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वारसाई की संधि जो जर्मनी के साथ की गई थी। और चूंकि फ्रांस तथा ब्रिटेन जर्मनी को बेहद कमज़ोर करना चाहते थे, वो चाहते थे कि जर्मनी फिर यूरोप में शक्तिशाली देश न बन सके, इसलिए इस संधि का जो मसौदा था वो 4 माह में तैयार किया गया। बहुत बैठकें आयोजित की गई, कई कमीशंस की रिपोर्ट आई, और अगर उनके फैक्ट्स को हम देखें तो वारसाई संधि का जो मसौदा था उसको तैयार करने के लिए 1600 ऐसी मीटिंग्स आयोजित की गई, और 58 कमीशंस आयोग, इनकी रिपोर्ट के आधार पर वारसाई संधि का मसौदा तैयार किया गया। 4 महीने का समय लगा इसमें। 235 पेज की, कुछ स्थानों पर 250 पेज भी मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। पेज की रिपोर्ट थी
और उसमें 15 भाग 439 अनुच्छेद। तो इस प्रकार भारी भरकम रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के आधार पर वारसाई की संधि की शर्तों को निश्चित किया गया। वारसाई संधि को जबरदस्ती जर्मनी पर इम्पोज कर दिया गया और इसीलिए कहते हैं कि जर्मनी इस संधि की अपमानजनक शर्तों से इतना आहत था कि जर्मनी के लोगों में बहुत आक्रोश था और यही कारण था कि 20 वर्षों के अंदर ही संसार को अगला विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। इतिहासकारों का कथन है कि दूसरे विश्व युद्ध के बीच वारसाई संधि में ही आरोपित हो गए थे। तो उसको हम विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि वारसाई संधि की शर्तें क्या थी और कैसे वारसाई संधि दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय भी देंगे। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।